संक्रमण के नए मामले में आई गिरावट, रिकवरी रेट बढ़ा। ताजा आंकड़ों के बाद देश में कोरोना के अब तक के कुल 2,46,84,077 मामले सामने आए हैं, जबकि इनमें से 2,07,95,335 लोग कोरोना संक्रमण से ठीक भी हो चुके हैं। भारत पहुंची स्पुतनिक वैक्सीन की दूसरी खेप। रूसी राजदूत बोले, कोरोना के लिए नए वेरिएंट के खिलाफ भी प्रभावी। अगले हफ्ते से भारत में वैक्सीन मार्केट में होगी उपलब्ध। मौसम विभाग के मुताबिक महाराष्ट्र, केरल और गुजरात के तटों पर 3 दिनों तक की इस चक्रवाती तूफान का असर देखने को मिल सकता है। विभाग के अनुसार तूफान के दौरान 150 से 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने मध्य प्रदेश सहित 4 राज्यों संग विशेष बैठक की। प्रदेशों में कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम व वैक्सीन के लिए की जा रही है प्रयासों पर चर्चा। कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता व राज्यसभा सदस्य राजीव सातव का रविवार सुबह पुणे स्थित जहांगीर अस्पताल में निधन हो गया। पिछले 23 दिनों से राजीव सातव इसी अस्पताल में वेंटिलेटर पर थे और उनका उपचार जारी था, लेकिन अब 46 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। राजधानी लखनऊ के मलिहाबाद सर्किल में भीषण सड़क हादसा हो गया। सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई। मृतक की लाश को रखकर परिवारजनों ने, ग्रामीणों ने सड़कों में किया जाम। मलिहाबाद व बीटेक सर्किल के पुलिस मौके पर मौजूद। लखनऊ के अनुपम नगर गोमती झील पुष्पा कब्रिस्तान के पास ट्रांसफार्मर में लगी आग। आग लगने से आसपास में मचा भड़कम। यूपी में 24 मई तक की बढ़ाया गया लॉकडाउन। रेहड़ी पटरी खोखा खोमचा लगाने वाले मजदूरों के लिए 1,000 रुपए का भत्ता देगी सरकार। इसके अलावा अत्यधिक एवं पात्र गृहिणी श्रेणी के राशन कार्ड आधार पर 3 माह के लिए प्रति यूनिट 3 किलो गेहूं चावल निःशुल्क उपलब्ध कराएगी सरकार। इस वर्ष साल का पहला चंद्र ग्रहण 26 मई को लगने वाला है। यह अमेरिका, उत्तरी यूरोप, पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया और प्रशांत महासागर के कुछ क्षेत्रों में पूर्ण रूप से दिखाई देगा, लेकिन यह भारत में उपछाया की तरह दिखाई देगा। जनोदय टाइम्स की खबर का असर। फर्रुखाबाद एडीजी ने पत्रकारों पर लिखे फर्जी मुकदमे की गहनता से जांच करने के लिए दिया आदेश। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जनोदय टाइम्स और मैं हूं हरिप्रताप सिंह चौहान। आज जनोदय टाइम्स पर जो प्रमुखता से खबर चलाई गई, आज उसका असर दिखाई दिया है। पिछले दिनों कमालगंज थाना क्षेत्र में 2 पत्रकारों के ऊपर फर्जी मुकदमा दर्ज किया गया था। पत्रकारों के परिवार और उनके करीबियों के एक लूट में उनका नाम शामिल किया गया था। आज फर्रुखाबाद पहुंचे एडीजी कानपुर, उनसे जो है पत्रकारों के परिवार और पत्रकारों ने उस पर बात की। तब एडीजी ने उस खबर का संज्ञान लेकर उसकी गहनता से जांच कराकर और आज्ञा मांगी है पुलिस अधीक्षक जी से। और जब आज परिवार उनसे मिलने गया एडीजी से, तो बामुश्किल बड़ी परेशानियां और कई कठिनाइयों के बाद परिवार को फर्रुखाबाद पुलिस ने एडीजी से मिलने दिया। फर्रुखाबाद पुलिस सत्ता पक्ष के दबाव में कार्य कर रही है और फर्जी मुकदमे जब पत्रकारों पर लगाए जाते हैं, जो उससे पत्रकारों में भी काफ़ी रोष है। और आगे भी एडीजी जोन से पत्रकारों ने वार्ता की है, उसमें उन्होंने कहा है कि अगर इस पर निष्पक्ष जांच नहीं हुई और झूठे मुकदमे वापस नहीं किए गए तो पत्रकार मजबूरन आंदोलन करने को मजबूर होंगे। फर्रुखाबाद से इस टाइम आपको बता दें कि ये बहुत ही चर्चित मामला रहा है। कमालगंज में एक लूट के मामले में जब पत्रकारों ने जो है पुलिस के अधिकारियों से वार्ता की कि लूट का मामला क्या था, इस मामले की जानकारी लेने के लिए जब पत्रकार वहां पहुंचे, राहुल गुप्ता जी और उनके एक साथी के साथ पुलिस ने इस दुर्व्यवहार किया और उन्हीं पर झूठे मुकदमे लगा दिए, जिससे पत्रकारों में काफ़ी दिनों से रोष है। आज फर्रुखाबाद पहुंचे एडीजी जोन कानपुर से जब उन्होंने वार्ता की पत्रकार बंधुओं ने, तो उन्होंने इस पर निष्पक्ष जांच कराने के आदेश दिए हैं और ही जल्द ही इस पर कार्रवाई की जाएगी। इसी बात में जब पत्रकारों ने उनसे बताना चाहूँगी कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने पिछले साल 2020 में जब हम इस आपदा से जूझ रहे थे,
तब इस टेली काउंसलिंग की शुरुआत की, जिसका नाम संवेदना है। मैं आप सभी को इसका नंबर बताना चाहूंगी, 1800-121-2830। और ये टेली काउंसलिंग इसलिए शुरू की गई ताकि वो बच्चे जो क्वारंटाइन है, वो बच्चे जिनके अभिभावक कोविड पॉजिटिव है, या जिनके भाई बहन रिश्तेदार या नियर वन जिनके कोविड पॉजिटिव है, उनके तरह की काउंसलिंग की जरूरत है, साइकोसोशल सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि वो बच्चे अपनी एंजाइटी को, अपनी परेशानी को किसी और से शेयर नहीं कर सकते, वो ऐसे में जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं। तो इसी के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने संवेदना नाम की टेली काउंसलिंग शुरू की, जिसमें हमारे साथ 40 से ज्यादा हमारे साथ एक्सपर्ट्स और काउंसलर्स जुड़े हुए हैं। ये सब वॉलंटियर्स हैं और इनकी ट्रेनिंग निमहांस के द्वारा कराई गई है। डॉक्टर ईशा अभी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर ईशा, डॉक्टर शेखर शशादवी, जो कि जाने माने व्यक्ति हैं निमहांस से, उनके अंदर इनकी ट्रेनिंग की गई है और सभी क्वालिफाइड ट्रेन काउंसलर्स हैं हमारे साथ। और इसकी जानकारी आयोग ने जितने भी हमारे स्वास्थ्य विभाग हैं अलग अलग राज्यों के, उनको भी पहुंचाई, ताकि ये सूचना, ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिल सके, लोग इसका फायदा उठा सकें, बच्चे कॉल कर सकें, अपनी एंजाइटी को दूर कर सकें और काउंसलिंग से जुड़ें। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि आप इस नंबर को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं, अवेयरनेस इसके बारे में दें, ताकि लोगों तक ये नंबर पहुंचे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनोदय टाइम्स। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कल का बयान आपको याद होगा। योगी आदित्यनाथ जी ने कल क्या कहा था? योगी जी ने कहा था कि प्रदेश में जो कोरोना वैश्विक महामारी की जो समय की बड़ी समस्या है, इसको देखते हुए अब कोई भी जिला अस्पताल किसी भी प्रकार के मरीज को वापसी नहीं लौटाएगा। अगर जिला अस्पताल में बेड अवेलेबल नहीं है, यानी कि उस समय मौजूद नहीं है, तो उस समय किसी निजी अस्पताल यानी कि प्राइवेट अस्पताल में उस मरीज का इलाज कराया जाएगा। ये ACS गृह ने इस बात की सूचना दी थी, यानी प्रमाणित खबर है ये। तो क्यों ना हम और आप मिलकर एक मुहिम में हमारा साथ दें। जनोदय टाइम्स की एक मुहिम है, हल्ला बोल। अगर प्रदेश भर में किसी भी प्रकार का कोई मरीज होता है जो कि अस्पताल में एडमिट नहीं है, तो हम सीधा मुख्यमंत्री जी से सवाल पूछेंगे। अगर उस जिले का जिला अधिकारी, उस जिले का मुख्य चिकित्सा अधिकारी सूचना नहीं दे रहा, हमारे बेड का इंतज़ाम नहीं करा रहा, तो योगी जी से पूछेंगे कि महाराज जी आप बताइए कि जो बेड की कमिटमेंट, यानी कि जो आपने खुद बयान दिया है प्रदेश को, प्रदेश की जनता को बयान दिया है कि बेड का इंतज़ाम करना ही होगा, वापसी नहीं लौटाना होगा, उसको कैसे पूर्ति की जाएगी। तो हम कुछ नंबर आपसे साझा कर रहे हैं। आप हमारी वेबसाइट पर जाइए www.janodaytimes.com। मैं एक बार बता देता हूँ, www.janodaytimes.com, janodaytimes.com पर आप जाइए। देखिए नीचे नंबर हाईलाइटेड है, आप नीचे देखिए नंबर और वेबसाइट दोनों लिखी है। अगर आपको नंबर चाहिए हम आपको व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर जाके आप पूर्ण रूप से इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और लगाइए फ़ोन। प्रदेश में एक मुख्यमंत्री है और 2 उप मुख्यमंत्री है, इस बात का आप सभी लोग ध्यान रखिए। अगर मुख्यमंत्री जी कहीं बिजी हैं, कहीं व्यस्त हैं टीम 11 के साथ या और भारत के प्रधानमंत्री जी के साथ, तो क्यों ना हम उप मुख्यमंत्री जो 2 हमारे पास हैं, एक दिनेश शर्मा जी और एक केशव प्रसाद मौर्य जी, इन दोनों से बातचीत करें। तो आइए इस मुहिम में हमारा साथ दीजिए और प्रदेश सरकार से कहिए हल्ला बोल, अब हमें बेड चाहिए। देश भर के कोरोना रोगियों की सांसों की सुरक्षा करने के लिए दिन रात दौड़ रही ऑक्सीजन एक्सप्रेस रेलवे ने ठाना है हर कोरोना रोगी तक ऑक्सीजन पहुंचाना है। ये देखिए, दुर्गापुर से लिक्विड ऑक्सीजन लोड करके चली ऑक्सीजन एक्सप्रेस कानपुर पहुंच चुकी है। दिन हो या रात 24 घंटे देश को ऑक्सीजन की सप्लाई जारी है। ये देखिए,
उत्तर प्रदेश के बरेली स्टेशन पर आ पहुंची ऑक्सीजन एक्सप्रेस की खुशखबरी। अब बरेली के साथ साथ मुरादाबाद, शाहजहांपुर और हरदोई में भी ऑक्सीजन की सप्लाई हो सकेगी। कोरोना के खिलाफ देश की जंग को कमजोर नहीं पड़ने देंगे। इस मकसद के साथ ये देखिए एक और ट्रेन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन लेकर टाटानगर से लखनऊ पहुंच चुकी है। उत्तर प्रदेश के कोरोना रोगियों को हिम्मत पंदाती बोकारो से चलकर लखनऊ आ पहुंची ऑक्सीजन एक्सप्रेस। कोरोना के खिलाफ जंग में अवध का आत्मविश्वास बढ़ाती टाटानगर से लिक्विड ऑक्सीजन लोड करके लखनऊ आ पहुंची रेलवे की एक और ऑक्सीजन एक्सप्रेस। मध्य प्रदेश में एक बार फिर जनोदय टाइम्स की खबर का बड़ा असर। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने दिया बयान, सभी शिक्षकों को अब कोरोना योद्धा मानते हुए सभी को सम्मान दिया जाएगा। आपको बता दें कि कुछ दिन पूर्व प्रदेश शिक्षकों के समूह ने जनोदय टाइम्स को इस संदर्भ में सूचित किया था, जिसके बाद खबर को प्राथमिकता से चलाया गया था। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री को इसकी खबर पहुंची तो उन्होंने स्वीकार करते हुए यह बयान दिया। आप भी सुनिए। आज कैबिनेट ने, मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि करुणा योद्धाओं या करुणा कार्य में जो भी हमारे शासकीय अधिकारी कर्मचारी लगे हुए, उनको एक जैसा ही, जो भी लगे हुए एक जैसा ही ट्रीट किया जाएगा। उन्हें कोई भी मृत्यु हो दुखद होती है, पर एक पॉलिसी बन रही है। अलग अलग विभागों की अलग अलग पॉलिसी नहीं रहेगी, सबकी की एक पॉलिसी रहेगी। शिक्षक संघ ने भी जनोदय टाइम्स का धन्यवाद किया और कहा, जनोदय टाइम्स का हृदय से आभार। आपके सहयोग से खबर का असर हुआ है और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कोरोना योद्धा का दर्जा दिया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हम इस समय मौजूद हैं उत्तराखंड में और आज हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय संगठन मंत्री राकेश चौहान जी। उनसे बात करेंगे जिन जन समस्याओं को लेकर केंद्रीय संगठन मंत्री उत्तराखंड क्रांति दल ने बड़े बड़े आंदोलन किए हैं और काफ़ी अपने साथी शहीद भी किए हैं इस आंदोलन में। तो जिस तरीके से सरकार ने सौतेला रवैया उत्तराखंड के साथ अपनाया हुआ है, तो उनको लेकर यूकेडी क्या क्या इस समय मुख्य बिंदुओं पर काम कर रही है, वो जानना चाहेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। मैं सर्वप्रथम ये जनोदय टाइम्स कलीम भाई, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आप यहाँ पर आए और आपने अपने न्यूज़ चैनल में उत्तराखंड क्रांति दल को जगह दी, उसका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया कि जन आंदोलन कर करके हमने उत्तराखंड पृथक किया, लेकिन उत्तराखंड क्रांति दल को जनता ने पता नहीं क्या ऐसा चीज हो गया कि राष्ट्रीय पार्टियों ने भ्रमित करके उत्तराखंड क्रांति दल को दरकिनार करने की कोशिश की, जो कि हम 1989 की पार्टी हैं और जन आंदोलनों के बीच में निकले हुए हमारे शीर्ष नेतृत्व ने बहुत ही कुर्बानियां दी। मातृशक्ति ने हमारे शहादत दी और हमारी रामपुर तिराहा मुजफ्फरनगर कांड में बहुत सी बर्बरता हुई। यूपी के समय में हमारे मातृशक्ति को बहुत कुछ उत्पीड़ना झेलना पड़ी, तो तब जाकर के ये उत्तराखंड हमें पृथक करने को मिला। उत्तराखंड पृथक हुआ, लेकिन अभी भी हम आंदोलनकारियों के जो सपने थे उसको साकार करने में कहीं ना कहीं नाकाम हैं। और जब से राष्ट्रीय पार्टियां जो कभी कांग्रेस कभी भाजपा कभी कांग्रेस, हम 20 साल हो गए इनको देखते देखते, आज तक उत्तराखंड का कभी कहीं विकास नहीं हुआ।
एक मुख्यमंत्री आता है वो हिल टॉप दे जाता है, दूसरा मुख्यमंत्री आता है और डेनिस दे जाता है। इस उत्तराखंड को उन्होंने शराब का एक हब बना दिया है। ना यहाँ पे रोजगार है, नौजवान साथी बड़े परेशान हैं और ना ही यहाँ पे कोई किसी चीज की सुविधाएं हैं। और हम ये कहते हैं कि उत्तराखंड का अगर विकास करना है तो कम से कम गैरसैंण राजधानी होनी चाहिए। और उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने एक शगुफा छोड़ा जिसमें कि हमें पहले ही कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल में बांटा गया था, एक मंडल और उन्होंने हमारे पर थोप दिया। वो जो उसका हम विरोध करते हैं और हम ये कहते हैं कि उत्तराखंड के अंदर अच्छी स्वास्थ्य सुविधा होनी चाहिए, अच्छी सड़कें होनी चाहिए, अच्छी शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए और बिजली पानी सब हो जिससे पलायन रुके। पलायन रुकने की संभावना तभी होगी जब अच्छा शासन होगा। यहाँ तो कुशासन चल रहा है, भ्रष्टाचारियों की सरकार चल रही है, हर जगह पे भ्रष्ट तंत्र फैला हुआ है। इससे ज्यादा अभी मैं कुछ कह नहीं सकता। सर, क्या वजह रही जो जनता ने उत्तराखंड क्रांति दल को इतना सहयोग नहीं किया जो सत्ता में यह पार्टी बना सके? क्या कारण मानते हैं? कारण कुछ हम लोगों के अंदर कमियां रही और ज्यादातर मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं उन्होंने हमारी जनता को भ्रमित किया धन बल से और बहुत सारे इसके कारण भी हैं। मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं कि उत्तराखंड क्रांति दल उन्होंने संघर्ष किया है, वो राजनीतिक नहीं जानते, हम लोग राजनीति नहीं जानते, इन्होंने हमारे ऊपर राजनीति थोपी। हमने नारा दिया है उत्तराखंड के 4 सिपाही हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। जो उत्तराखंडी है उत्तराखंड के अंदर रह रहा है वो सारे के सारे उत्तराखंडी हैं। मैं सभी नौजवान साथियों से, माताओं से, बहनों से एक अनुरोध भी करना चाहूंगा, आपके चैनल के माध्यम से अपील भी करना चाहूंगा कि आप एक बार उत्तराखंड क्रांति दल को अपना समर्थन दें, एक बार हमें सत्ता दें, फिर आपको पता चल जाएगा कि उत्तराखंड क्रांति दल ने क्यों उत्तराखंड मांगा। आज की सिचुएशन आप छोटी सी बात देख लीजिए कि बड़ी राजनीतिक हलचल चल रही है, बहुत ही कयास लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री का अब जाना तय है, तो हाईकमान के पास उनको जाना पड़ रहा। हाईकमान मतलब दिल्ली। अगर उत्तराखंड की प्रांतीय पार्टी की सरकार होगी तो हमें दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा, हमारी अपनी सरकार होगी, आप जनता की सरकार, आप लोगों की सरकार होगी और सब कुछ निर्णय आप लोग लेंगे। 2020 में चुनाव हैं, उसको आप किस नजर से देखते हैं? 2022 में जो चुनाव है उसमें हम 70 की 70 विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे और हर घर को हम नॉक करेंगे, हर घर में हम जाएंगे, हर घर को हम एक सरकारी नौकरी देंगे, हम शिक्षा व्यवस्था को सुचारू करेंगे, हम पलायन रोकने की पूरी कोशिश करेंगे, गैरसैंण राजधानी बनाएंगे। हमने जिस हिसाब से हमने उत्तराखंड पृथक करवाया था, हमने कहा था कि छोटे छोटे जिले होंगे और हमारा विकास होगा। हमें ये नहीं पता था कि ये लोग शगुफा छोड़ेंगे और हमें लॉलीपॉप पकड़ाएंगे, कभी कमिश्नरी बना करके हमारे ऊपर थोपेंगे। हम तो चाह रहे हैं कि पहले 7 जिले थे, 7 से इन्होंने 13 किए। हम ये कह रहे हैं कि उत्तराखंड के अंदर कम से कम 20 जिले होने चाहिए और पहाड़ के अंदर जब परिसीमन आएगा, परिसीमन भूमि के आधार पर होना चाहिए, ना कि जनसंख्या के आधार पर होना चाहिए, क्योंकि अगर जनसंख्या के आधार पर हो गया तो सारी की सारी सीटें नीचे आ जाएंगी, तराई में आ जाएंगी, पहाड़ बिल्कुल वीरान हो जाएंगे। 2022 में राष्ट्रीय पार्टियों के साथ साथ आम आदमी पार्टी बहुत ज़्यादा सक्रिय है, उसको आप किस नज़र से देखते हैं? कितनी चुनौती भरा उसको मानते हैं? चुनौती कोई नहीं है, बाकी यह है कि कोई भी दल आए, कोई भी पार्टी आए, हमें उसमें कोई परेशानी नहीं है। ये तो उत्तराखंड की जनता को देखना है कि भाई किसको आपने अपना नेतृत्व देना है। ये लोग देखो, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सब लोग अपना प्रतिभाग कर सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। जनता जनार्दन निर्णायक है। क्या मैसेज इस समय आप जनता को देना चाहेंगे पार्टी विशेष? मैं जनता से, आम जनमानस से, सभी उत्तराखंडी भाई बहनों से एक ही अनुरोध करना चाहता हूं। 20 साल आपने राष्ट्रीय पार्टियों को दिए, 5 साल कांग्रेस, 5 साल भाजपा, 5 साल कांग्रेस, 5 साल भाजपा। इन्होंने सिर्फ उत्तराखंड को सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री बनाने की फैक्ट्री बना दिया
और कम से कम हम 10 मुख्यमंत्रियों को झेल रहे हैं। तो मैं सम्मानित युवाओं से, जितने बेरोजगार साथी बैठे हैं, उपनल के जितने हमारे लोग बैठे हुए हैं, जितने हमारे उत्तराखंड के लोग सुन रहे हैं, मेरी बात को सुन रहे हैं, उन सबसे एक अनुरोध करना चाहूंगा कि आप एक मौका, सिर्फ और सिर्फ एक मौका उत्तराखंड क्रांति दल को दे। ये थे हमारे साथ केंद्रीय संगठन मंत्री राकेश चौहान जी, उत्तराखंड क्रांति दल के। और देखते रहिए। बताना चाहूंगी कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने पिछले साल 2020 में जब हम इस आपदा से जूझ रहे थे, तब इस टेली काउंसलिंग की शुरुआत की, जिसका नाम संवेदना है। मैं आप सभी को इसका नंबर बताना चाहूंगी, 1800-121-2830। और ये टेली काउंसलिंग इसलिए शुरू की गई ताकि वो बच्चे जो क्वारंटाइन है, वो बच्चे जिनके अभिभावक कोविड पॉजिटिव है, या जिनके भाई बहन रिश्तेदार या नियर वन जिनके कोविड पॉजिटिव है, उनके एक तरह की काउंसलिंग की जरूरत है, साइकोसोशल सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि वो बच्चे अपनी एंजाइटी को, अपनी परेशानी को किसी और से शेयर नहीं कर सकते, वैसे में वो जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं। तो इसी के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने संवेदना नाम की टेली काउंसलिंग शुरू की, जिसमें हमारे साथ 40 से ज्यादा हमारे साथ एक्सपर्ट्स और काउंसलर्स जुड़े हुए हैं। ये सब वॉलंटियर्स हैं और इनकी ट्रेनिंग निमहांस के द्वारा कराई गई है। डॉक्टर ईशा अभी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर ईशा, डॉक्टर शेखर शशादवी, जो कि जाने माने व्यक्ति हैं निमहांस से, उनके अंदर इनकी ट्रेनिंग की गई है और सभी क्वालिफाइड ट्रेन काउंसलर्स हैं हमारे साथ। और इसकी जानकारी आयोग ने जितने भी हमारे स्वास्थ्य विभाग हैं अलग अलग राज्यों के, उनको भी पहुंचाई, ताकि ये सूचना, ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिल सके, लोग इसका फायदा उठा सकें, बच्चे कॉल कर सकें, अपनी एंजाइटी को दूर कर सकें और काउंसलिंग से जुड़ें। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि आप इस नंबर को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं, अवेयरनेस इसके बारे में दें, ताकि लोगों तक ये नंबर पहुंचे। जब समय लगता है तो या तो सारी तथ्यों को जानकारी लेके उसके बाद सामने दिया जाता है, या फिर तथ्यों के साथ, सबूतों के साथ हेर फेर किया जाता है, खिलवाड़ किया जाता है, कि ताकि उसका उजागर ही कभी ना हो, वह खबर दबी की दबी रह जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस की यहाँ पर एक तरीके की नाकामी ज़रूर है कि वह नाम नहीं उजागर कर पा रहे। हम आशा करते हैं कि वर्दी पर दाग ना लगने पाए। हम आशा करते हैं कि लखनऊ कमिश्नरेट एक वायरल खबर है ये भी बताए, और अगर सच है तो उसको एक्सेप्ट करते हुए जेल भेजे। थाईलैंड की युवती की लखनऊ में हुई थी मौत। अभी भी पूरा सच नहीं आया है सामने, लेकिन एक बार फिर से जनोदय टाइम्स की बेखौफ कलम का असर 24 घंटे के अंदर सामने आया। इसी के साथ सच तक पहुंचने के करीब गोलमाल ही सही, लेकिन खबर का असर देखने को मिला। थाईलैंड की युवती जिसकी मृत्यु 3 मई को कोरोना वायरस से हुई थी, जबकि 3 मई से आज 10 मई हो चुका है। इस मामले में यह मामला शांत था और इस मामले पर पुलिस भी कुछ कहने को तैयार नहीं थी, लेकिन जनोदय टाइम्स के हस्तक्षेप के बाद 24 घंटे के अंदर लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट हुई मजबूर। थाईलैंड की युवती की लखनऊ में हुई मौत के संबंध में डीसीपी ईस्ट संजीव सुमन का आया बयान। पुलिस कमिश्नर ध्रुवकांत ठाकुर ने गठित की थी कमेटी। आपको बताएं कि डीसीपी ईस्ट संजीव सुमन के नेतृत्व में गठित कमेटी ने शुरू की है मामले की जांच। लड़की है जिसकी कोरोना से मौत हुई, उस पूरे मामले में क्या अपडेट है? वो पुलिस ने भी अब जांच शुरू की है और एक जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने भी कुछ आरोप लगाया है। कल से सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे एक मैसेज वायरल हो रहा है जिसमें एक जनप्रतिनिधि पे, शायद एक प्रतिष्ठित व्यक्ति पे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। उस विषय की जांच कमिश्नर महोदय द्वारा मुझे सौंपी गई है। उस प्रकरण की मैं पूरी जांच कर रहा हूं। इसमें जैसे ही कोई अपडेट होगा या ये जांच पूरी होगी तो आप लोगों को भी अवगत कराया जाएगा और इसी केस के लिए हम लोग जो भी इस जांच रिपोर्ट को बुरा करके ऊपर प्रेषित करेंगे। सर, ये लड़की जो है लखनऊ क्या करने आई थी? कोई काम वाम भी कहीं कर रही थी? ये महिला एक सर्टिफाइड थेरेपिस्ट है, स्पा की वर्कर थी। यहाँ एक स्पा चलता है
O2 था, स्पा नाम है उसका, वहाँ पे वो कार्य करती थी, कार्यरत थी। उसके पास डॉक्यूमेंट्स थे इन सब चीज़ों के। इससे पहले भी वो महिला यहाँ आती रही है और उस स्पा में काम करती रही है। उसकी कर्मचारी थी बेसिकली ये महिला। सर, ये जो स्पा सेंटर है, ये इसका संचालक कौन है और सलमान की क्या भूमिका है? सलमान इस स्पा सेंटर का मैनेजर है। इसके ओनर राकेश शर्मा है। और इस विषय में जो भी आरोप लगाए गए हैं सोशल मीडिया पे, उस संबंध में हम लोग किसी भी प्रकार के प्रूफ को पाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक की जांच में ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है। सर, ये जो राकेश है वो सलमान, यही लोग सर लोहिया में थे जब ये पीड़ित थी कोरोना से? जी, वो उनकी कर्मचारी है, उनके यहाँ काम करती है। उसी नाते से राकेश नहीं, सलमान RML हॉस्पिटल में जाने की बात अभी तक हमारे सामने आई है कि उसने ये बात कबूल भी की है उसने अपने बयानों में कि वहां में गया था और उसने हेल्प की। और उसके हेल्प के कारण ही बहुत दिन तक वो महिला सर्वाइव कर पाई। उसके बाद उसकी मृत्यु हुई है, जिसके बाद सारा अंतिम संस्कार भी सलमान ने ही करवाया है। सर, ये जो वजीरगंज में एक सलमान है, ये वही सलमान है या अलग अलग है सलमान? मैं श्योर नहीं हूँ आप किस सलमान, दूसरे सलमान की बात कर रहे हैं। जिस सलमान की बात मैं कर रहा हूँ वो जिस स्पा का नाम आ रहा है उसी स्पा का कर्मचारी है, उसका मैनेजर है। और अभी तक जो हमने पता पाया है उसकी सारी चीजें लीगल है इन सब टर्म्स में। रेस्ट जो भी चीजें हैं अब वो गंभीरता के साथ इसकी जांच करनी पड़ेगी, तभी वो विषय कंप्लीट आ पाएगा हम लोगों के नॉलेज में। जिस तरह के आरोप लगाए गए हैं उस आरोप के हर परिधि पे एक विशेष डिटेल्ड जांच की आवश्यकता है, जो हम लोग कर रहे हैं। जैसे कुछ पुख्ता और हमें कुछ मिलता है तो हम लोग आपको अपडेट करेंगे। सर, जिस तरह के आरोप जो है जनप्रतिनिधि ने भी बोला कि भाई उनको जो है बदनाम किया जा रहा है, उनके परिवार को बदनाम किया जा रहा है, तो उस पूरे मामले में क्या राकेश और सलमान से भी कोई पूछताछ होगी? सर नहीं, सलमान से पूछताछ हुई है, राकेश से भी पूछताछ होगी, सभी व्यक्तियों से पूछताछ होगी। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर इसमें कोई तथ्य नहीं पाए जाते हैं तो फिर जहां से ये मैसेजेस शुरू हुए हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। क्योंकि जो भी मैसेजेस चालू हुए हैं तो उस मैसेज के बाद किसी तरह कोई भी प्रूफ कई बार मांगने के बाद भी, जब से हमने पुलिस जांच भी की है, आपके माध्यम से मैं अपील भी करना चाहता हूं कि जिनने भी ये आरोप लगाया है वो अपने पास किसी प्रकार के साक्ष्य है उनके पास तो वो लाके हमें प्रदान करें, क्यों हमारी जांच में वो निकल के। अन्य जानकारियों के लिए देखते रहे जनोदय टाइम्स, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। संक्रमण के नए मामले में आई गिरावट, रिकवरी रेट बढ़ा। ताजा आंकड़ों के बाद देश में कोरोना के अब तक के कुल 2,46,84,077 मामले सामने आए हैं, जबकि इनमें से 2,07,95,335 लोग कोरोना संक्रमण से ठीक भी हो चुके हैं। भारत पहुंची स्पुतनिक वैक्सीन की दूसरी खेप। रूसी राजदूत बोले कोरोना के लिए नए वेरिएंट के खिलाफ भी प्रभावी। अगले हफ्ते से भारत में वैक्सीन मार्केट में होगी उपलब्ध। मौसम विभाग के मुताबिक महाराष्ट्र, केरल और गुजरात के तटों पर 3 दिनों तक की इस चक्रवाती तूफान का असर देखने को मिल सकता है। विभाग के अनुसार तूफान के दौरान 150 से 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने मध्य प्रदेश सहित 4 राज्यों संग विशेष बैठक की। प्रदेशों में कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम व वैक्सीन के लिए की जा रही है प्रयासों पर चर्चा। कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता व राज्यसभा सदस्य राजीव सातव का रविवार सुबह पुणे स्थित जहांगीर अस्पताल में निधन हो गया। पिछले 23 दिनों से राजीव सातव इसी अस्पताल में वेंटिलेटर पर थे और उनका उपचार जारी था, लेकिन अब 46 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। राजधानी लखनऊ के मलिहाबाद सर्किल में भीषण सड़क हादसा हो गया। सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई। मृतक की लाश को रखकर परिवारजनों ने, ग्रामीणों ने सड़कों में किया जाम। मलिहाबाद व बीटेक सर्किल के पुलिस मौके पर मौजूद। लखनऊ के अनुपम नगर गोमती झील पुष्पा कब्रिस्तान के पास ट्रांसफार्मर में लगी आग लगने से आसपास में मचा भड़कम। यूपी में 24 मई तक की बढ़ाया गया लॉकडाउन। रेडी पटरी खोखा खोमचा लगाने वाले मजदूरों के लिए 1,000 रुपए का भत्ता देगी सरकार। इस
इसके अलावा अत्यधिक एवं पात्र गृहिणी श्रेणी के राशन कार्ड आधार पर 3 माह के लिए प्रति यूनिट 3 किलो गेहूं चावल निःशुल्क उपलब्ध कराएगी सरकार। इस वर्ष साल का पहला चंद्र ग्रहण 26 मई को लगने वाला है। यह अमेरिका, उत्तरी यूरोप, पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया और प्रशांत महासागर के कुछ क्षेत्रों में पूर्ण रूप से दिखाई देगा, लेकिन यह भारत में उपछाया की तरह दिखाई देगा। राजधानी लखनऊ में बंथरा पुलिस की कार्यशैली पर एक बार फिर से खड़े हुए सवाल। बंथरा पुलिस चोरी की घटना पर लगाम लगाने में हुई नाकाम। दरअसल यहां पर बंथरा के ग्रामीण क्षेत्रों में आए दिन चोरियों को अंजाम दिया जाता है, लेकिन बंथरा पुलिस चोरों को पकड़ने में नाकाम रहती है। और ऐसा ही एक मामला फिर से बंथरा के रौतारापुर से आया है, जहां पर चोरों ने घटना को अंजाम दिया है। लाखों की नकदी सहित सोने चांदी के जेवरों पर हाथ साफ किया है और वहीं घर में घुसकर बेखौफ चोरों ने घर में रखे बक्सों तक की खंगाल डाला। चोरी के बाद बंथरा पुलिस एक बार फिर से खाली हाथ वापस आई है। यहां पर पहले भी कई बार चोरों ने बड़ी चोरियां की हैं, लेकिन पुलिस अभी तक की उनका खुलासा नहीं कर पाई है। और एक बार फिर चोरी की बड़ी घटना हुई, लेकिन फिर से चोर को पकड़ने में पुलिस नाकाम हुई है। जनोदय टाइम्स से रोहित कश्यप की रिपोर्ट, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। संक्रमण के नए मामले में आई गिरावट, रिकवरी रेट बढ़ा। ताजा आंकड़ों के बाद देश में कोरोना के अब तक के कुल 2,46,84,077 मामले सामने आए हैं, जबकि इनमें से 2,07,95,335 लोग कोरोना संक्रमण से ठीक भी हो चुके हैं। भारत पहुंची स्पुतनिक वैक्सीन की दूसरी खेप। रूसी राजदूत बोले, कोरोना के लिए नए वेरिएंट के खिलाफ भी प्रभावी। अगले हफ्ते से भारत में वैक्सीन मार्केट में होगी उपलब्ध। मौसम विभाग के मुताबिक महाराष्ट्र, केरल और गुजरात के तटों पर 3 दिनों तक की इस चक्रवाती तूफान का असर देखने को मिल सकता है। विभाग के अनुसार तूफान के दौरान 150 से 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने मध्य प्रदेश सहित 4 राज्यों संग विशेष बैठक की। प्रदेशों में कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम व वैक्सीन के लिए की जा रही है प्रयासों पर चर्चा। कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता व राज्यसभा सदस्य राजीव सातव का रविवार सुबह पुणे स्थित जहांगीर अस्पताल में निधन हो गया। पिछले 23 दिनों से राजीव सातव इसी अस्पताल में वेंटिलेटर पर थे और उनका उपचार जारी था, लेकिन अब 46 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। राजधानी लखनऊ के मलिहाबाद सर्किल में भीषण सड़क हादसा हो गया। सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई। मृतक की लाश को रखकर परिवारजनों ने, ग्रामीणों ने सड़कों में किया जाम। मलिहाबाद व बीटेक सर्किल के पुलिस मौके पर मौजूद। लखनऊ के अनुपम नगर गोमती झील पुष्पा कब्रिस्तान के पास ट्रांसफार्मर में लगी आग। आग लगने से आसपास में मचा भड़कंप। यूपी में 24 मई तक की बढ़ाया गया लॉकडाउन। रेडी पटरी खोखा खोमचा लगाने वाले मजदूरों के लिए 1,000 रुपए का भत्ता देगी सरकार। इसके अलावा अत्यधिक एवं पात्र गृहिणी श्रेणी के राशन कार्ड आधार पर 3 माह के लिए प्रति यूनिट 3 किलो गेहूं चावल निःशुल्क उपलब्ध कराएगी सरकार। इस वर्ष साल का पहला चंद्र ग्रहण 26 मई को लगने वाला है। यह अमेरिका, उत्तरी यूरोप, पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया और प्रशांत महासागर के कुछ क्षेत्रों में पूर्ण रूप से दिखाई देगा, लेकिन यह भारत में उपछाया की तरह दिखाई देगा। देश भर के कोरोना रोगियों की सांसों की सुरक्षा करने के लिए दिन रात दौड़ रही ऑक्सीजन एक्सप्रेस रेलवे ने ठाना है हर कोरोना रोगी तक ऑक्सीजन पहुंचाना है। ये देखिए, दुर्गापुर से लिक्विड ऑक्सीजन लोड करके चली
ऑक्सीजन एक्सप्रेस कानपुर पहुंच चुकी है। दिन हो या रात 24 घंटे देश को ऑक्सीजन की सप्लाई जारी है। ये देखिए उत्तर प्रदेश के बरेली स्टेशन पर आ पहुंची ऑक्सीजन एक्सप्रेस की खुशखबरी। अब बरेली के साथ साथ मुरादाबाद, शाहजहांपुर और हरदोई में भी ऑक्सीजन की सप्लाई हो सकेगी। कोरोना के खिलाफ देश की जंग को कमजोर नहीं पड़ने देंगे। इस मकसद के साथ ये देखिए एक और ट्रेन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन लेकर टाटा नगर से लखनऊ पहुंच चुकी है। उत्तर प्रदेश के कोरोना रोगियों को हिम्मत पंदाती बोकारो से चलकर लखनऊ आ पहुंची ऑक्सीजन एक्सप्रेस। कोरोना के खिलाफ जंग में अवध का आत्मविश्वास बढ़ाती टाटा नगर से लिक्विड ऑक्सीजन लोड करके लखनऊ आ पहुंची रेलवे की एक और ऑक्सीजन एक्सप्रेस। कोरोना का कोई भी संक्रमित पेशेंट अस्पताल में सही सुविधाएं उसको नहीं मिल रही हैं। अभी हाल ही में प्रयागराज में एक महिला की डेड बॉडी मिली। आपको क्या लगता है कि जो सुविधाएं जो अस्पताल में दी जा रही थी क्या वो सही थी या फिर अब होम क्वारंटीन ज़्यादा एक अच्छा ऑप्शन है? होम क्वारंटीन इसलिए किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश शासन की पोल खुल ना सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनोदय टाइम्स। राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो निरंतर कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। अस्पतालों की स्थिति की बात करें तो अब अस्पतालों में जगह आप कहें अंग्रेजी में फुल हो चुकी है। ये सिर्फ लखनऊ की ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों की भी यही स्थिति है। उसके बीच आज हम अधिवक्ता गौरव वर्मा जी के साथ में हैं जो कि काफ़ी मुद्दे उठा रहे हैं और उन्होंने कुछ ऐसी बातें हमें बताई हैं जो शायद आप लोगों के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। तो सबसे पहले गौरव जी, आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और कोरोना के बीच में जो ये समस्याएं चल रही हैं, क्या लग रहा है आपको कि सब कुछ अब सही है या फिर जो अभी 50,000 तक रिकॉर्ड पहुँच गया पिछले 24 घंटे के अंदर, तो क्या कोरोना अपनी कह लीजिए तो बहुत बुरी स्थिति में आ चुका है या फिर सही स्थिति है? 50,000 भी सही है, नॉर्मल है अभी पॉपुलेशन के हिसाब से? पॉपुलेशन के हिसाब से 50,000 भी बहुत है। और उत्तर प्रदेश शासन कोरोना को लेके और उत्तर प्रदेश की जनता को लेके शासन और प्रशासन लॉकडाउन कराने में पूर्ण रूप से विफल रहा है। और कोरोना का कोई भी संक्रमित पेशेंट अस्पताल में सही सुविधाएं उसको नहीं मिल रही हैं। अभी हाल ही में प्रयागराज में एक महिला की डेड बॉडी मिली और 4-4, 5-5 घंटे तक वहाँ पर कोई भी कर्मचारी वहाँ पर उसको सुविधा नहीं दे रहा है, उसको उस डेड बॉडी को उठा नहीं रहा है। इलाहाबाद की मेयर अभिलाषा गुप्ता जी वो क्या कर रही हैं और उनके हस्बैंड नंद गोपाल नंदी जी हैं जो कि मंत्री भी हैं, किस तरीके का प्रशासन सुविधाएं दे रहा है पेशेंट को और उत्तर प्रदेश की जनता को। और लॉकडाउन कराने में फ़िलहाल तो उत्तर प्रदेश शासन पूरी तरह विफल है। तो आपको क्या लगता है कि जो सुविधाएं जो अस्पताल में दी जा रही थी क्या वो सही थी या फिर अब होम क्वारंटीन ज़्यादा एक अच्छा ऑप्शन है? होम क्वारंटीन इसलिए किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश शासन की पोल खुल ना सके, इसलिए किया जा रहा है। योगी सरकार जो है दिल्ली की नकल मार रही है, दिल्ली प्रशासन की, कि अब होम क्वारंटाइन वो कर रही है। ये चीज़ है। प्रदेश शासन पूरी तरीके से मरीजों को सुविधाएं दिलाने में अस्पतालों में विफल हो रहा है, इसलिए वो अपने सर का ठीकरा ना फूटे, तो इसलिए मरीजों को वो अपने घर पर ही क्वारंटाइन करने के लिए प्रेरित कर रहा है, उनको घर पर ही क्वारंटाइन कर रहा है। तो आपको क्या लगता है कि टेस्टिंग और बढ़ाने की आवश्यकता है? कोरोना के और मरीज उत्तर प्रदेश में निकलेंगे। अब महाराष्ट्र तो स्टेबल लगता दिखाई दे रहा है कि हाँ वहाँ पे स्थिति कंट्रोल होगी, तो क्या अब नेक्स्ट उत्तर प्रदेश कोरोना का गढ़ होगा?
बिल्कुल उत्तर प्रदेश कोरोना का गर्व बढ़ता जा रहा है। प्रशासन की ढीला ढवाली की ही केवल वजह है जिससे कि कोरोना पेशेंट उत्तर प्रदेश में दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। तो प्रशासन किस प्रकार की ढील आ रही है? प्रशासन किसी भी तरीके की सुविधा अस्पताल में मुहैया नहीं करा पा रहा है। यानी अभी ये बात तो आप सही कह रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने खुद अभी पिछले कुछ दिनों से इस तरीके के फ़ोन हमारे पास में आ रहे थे कि अगर सीएमओ कंट्रोल पर कोई फ़ोन कर रहा है तो उनका फ़ोन नंबर मिल नहीं रहा है, और अगर कोई मरीज हो रहा है तो उसको 3-3 दिन तक वो बेचारा घर पर या इधर उधर तड़प रहा है, उसको कोई ले जाने नहीं आ रहा है। ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश शासन हर तरीके से विफल है। तो इसमें आप क्या मांग करेंगे उत्तर प्रदेश? हमारी मांग केवल यही है कि जितने भी मरीज हैं उनको सही सुविधाएं दी जाएं। पेशेंट जितने अस्पताल में हैं उनका खाना, दवाई, ये सब चीज़ें सही तरीके से उनको मुहैया कराई जाएं। और जो होम क्वारंटाइन है अगर उनको किया जा रहा है तो अस्पताल से डॉक्टर उनका रूटीन चेकअप पर डे के हिसाब से करते रहें, जिससे कि उनकी जितनी भी गतिविधियां हैं कि कोरोना बढ़ रहा है कि घट रहा है, इसकी सभी को, पब्लिक को और सबको, जनता को सही सुविधाएं मुहैया कराई जाएं और उनको बताया जाए। और जागरूक करने की कोरोना में अभी भी जनता को बहुत ज़रूरत है। अभी जैसे देखा गया है कि पुलिस कमिश्नर लखनऊ ने भी निर्देश दिए हैं और अब पुलिस कमिश्नर लखनऊ भी जागरूकता के लिए कुछ अभियान चालू करने वाले हैं, शुरू करने वाले हैं, तो क्या उनका ये जो स्टेप है, कदम है, वो सही है, क्या उचित है? लखनऊ पुलिस कमिश्नर जी अगर ये जागरूकता अभियान चला रहे हैं तो पुलिस कर्मियों का पहले बात मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, और दूसरा अस्पताल में जितने भी डॉक्टर हैं, नर्स हैं, सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा जो इन लोगों ने कोरोना जैसी महामारी में अपना सब कुछ त्याग करके जनता की सेवा में दिन प्रतिदिन और 24 घंटे लगे हुए हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। अगर उन्होंने ये मुहिम अगर चलाई है तो ये बहुत अच्छी बात है समाज के लिए भी और पुलिस प्रशासन के लिए भी, कि उनकी भी छवि को धूमिल न किया जाए। जिस तरीके से आपने देखा हुआ यूट्यूब पे, फेसबुक पे चल रहे हैं, पुलिस लाठी भांजती हुई नज़र आ रही है। कोई अगर मास्क और हेलमेट लगाया हुआ भी है, अगर वो दवाई लेने जा रहा है तो उससे सारी चीज़ें पूछी जाएं। बिना वजह किसी के ऊपर भी डंडे ना चलाए, ना उनका चालान काटे और ना ही उनकी फ़ोटो खींच करके उनको प्रताड़ित किया जाए। जैसा आपने देखा, बहुत ही अच्छी बात बताई गौरव वर्मा जी ने कि उत्तर प्रदेश पुलिस जिस प्रकार से 24 घंटे निरंतर प्रयास कर रही है। अगर बात करें शासन प्रशासन तो अपने तरफ से मदद कर ही रहा है, अपनी तरफ से लगा हुआ है, और अगर बात करें स्वास्थ्य कर्मियों की जो हमारे कोरोना योद्धा हैं वो भी निरंतर प्रयास कर रहे हैं, 24 घंटे अपनी सेवा में लगे हुए हैं, और उनको इसी तरीके से प्रयास करना चाहिए। बताना चाहूंगी कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने पिछले साल 2020 में जब हम इस आपदा से जूझ रहे थे तब इस टेली काउंसलिंग की शुरुआत की, जिसका नाम संवेदना है। मैं आप सभी को इसका नंबर बताना चाहूंगी, 1800-121-2830। और ये टेली काउंसलिंग इसलिए शुरू की गई ताकि वो बच्चे जो क्वारंटाइन है, वो बच्चे जिनके अभिभावक कोविड पॉजिटिव है या जिनके भाई बहन, रिश्तेदार या नियर वन जिनके कोविड पॉजिटिव है, उनके एक तरह की काउंसलिंग की जरूरत है, साइकोसोशल सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि वो बच्चे अपनी एंजाइटी को, अपनी परेशानी को किसी और से शेयर नहीं कर सकते, वो ऐसे में जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं। तो इसी के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने संवेदना नाम की टेली काउंसलिंग शुरू की, जिसमें हमारे साथ 40 से ज्यादा हमारे साथ एक्सपर्ट्स और काउंसलर्स जुड़े हुए हैं। ये सब वॉलंटियर्स हैं और इनकी ट्रेनिंग निमहांस के द्वारा कराई गई है। डॉक्टर ईशा अभी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर ईशा, डॉक्टर शेखर शशादवी जो कि जाने माने व्यक्ति हैं निमहांस से, उनके अंदर इनकी ट्रेनिंग की गई है और सभी क्वालिफाइड ट्रेन काउंसलर्स हैं हमारे साथ। और इसकी जानकारी आयोग ने जितने भी हमारे स्वास्थ्य विभाग हैं अलग अलग राज्यों के, उनको भी पहुंचाई ताकि ये सूचना, ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिल सके, लोग इसका फायदा उठा सकें, बच्चे कॉल कर सकें, अपनी एंजाइटी को दूर कर सकें और काउंसलिंग से जुड़ें। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि आप इस नंबर को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं, अवेयरनेस इसके बारे में दें ताकि लोगों तक ये नंबर पहुंचे।
नमस्कार, मैं जसवीर स्वागत करता हूँ जनरेटर टाइम में। आज हम खड़े जनपद मुरादाबाद के थाना मझौली क्षेत्र के मझौली चौराहे पर, जहाँ हो रहे दलितों के अत्याचार को लेकर यहाँ विशाल महापंचायत आयोजन किया गया और यहाँ विभिन्न संगठनों ने इसमें हिस्सा लिया। दलित अत्याचार के विरोध में विशाल महापंचायत का प्रशासन को चेताया गया। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे दलितों पर अत्याचार के विरोध में दलित महापंचायत कर प्रशासन को चेताया गया। दरअसल उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में मझौला थाना क्षेत्र के जाटव बस्ती की रहने वाली दलित युवती प्रियंका की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी और इसके अलावा मझौला थाना क्षेत्र के लाकड़ी फाजलपुर के रहने वाले युवक मगन 2 हफ्ता से लापता है, लेकिन पुलिस अभी तक की ना तो हत्यारों को पकड़ पाई है और न ही लापता युवक का कोई भी सुराग लगा पाई है। इस मामले में लापता युवक के परिवारीजन युवक की बरामदगी के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के यहां ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन पुलिस की कार्यप्रणाली से क्षुब्ध होकर तमाम सामाजिक संगठनों ने एक मंच पर दलित महापंचायत का ऐलान कर प्रशासन को चेताया। बता दें कि महापंचायत की घोषणा होते ही खुफिया विभाग एवं पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए और आनन फानन में बरेली से 3 कंपनी पीएससी महापंचायत की निगरानी के लिए लगा दी गई हैं। आज वो कब चमड़े का काम कौन कर रहा है? टाटा बिरला के जो जूते का काम कर रहा है, हमारा रोजगार चिंता चला गया और केंद्र सरकार जो है आपको हाथ धर कर बैठी हुई है। हम ये चाहते हैं कि हमारे बारे में सामाजिक आंदोलन के साथ साथ सामाजिक जो विकास है उसके राह को जोड़ा जाए। एक बार आरक्षण है उसको भी ध्यान दिया जाए। जितने भी आनंद फानन में महापंचायत से एक दिन पूर्व मुरादाबाद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने घटना का खुलासा करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, लेकिन मृतक युवती के भाई ने इस खुलासे को फर्जी करार देते हुए सिरे से नकार दिया है। वहीं दलित महापंचायत की अध्यक्षता कर रहे सभी अंबेडकर युवक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष महावीर प्रसाद मौर्य, वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता चंदन सिंह रैदास, वाल्मीकि नेता ओमीलाल वाल्मीकि सहित अन्य कई सभी राष्ट्रीय अंबेडकर युवा छात्र सभा के कार्यकर्ता एवं तमाम सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी मौजूद रहे। सभी ने एक आवाज में एक युवती की असली हत्यारों का लापता हुए युवक की बरामदगी के लिए आवाज उठाई गई। जनोदय टाइम्स से जसवीर सिंह की रिपोर्ट, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जेल में गोलियों की आवाज़ों से दहशत फैल गई जब जेल के अंदर ही अंधाधुंध फायरिंग हो गई, जिसमें 2 अपराधियों की मौके पर ही मौत हो गई। चित्रकूट जेल में बंद खूंखार अपराधी अंशु दीक्षित ने गैंगस्टर मुकीम काला और मेराज पर गोलियां बरसाईं, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई और आवाज़ सुनते ही पुलिस अंदर पहुंची तो अंशु से हथियार डालने को कहा गया, आत्मसमर्पण करने को कहा गया, लेकिन अंशु ने पुलिस पर ही फायरिंग कर दी। एसपी चित्रकूट अंकित मित्तल ने इस मामले की पूरी जानकारी देते हुए बताया कि अंशु दीक्षित ने मेराज और मुकीम को मारने के बाद अन्य 5 कैदियों को बंदी बना लिया था और आत्मसमर्पण से इनकार किया था। लगभग 9:30-10 बजे के करीब जेल सुपरिटेंडेंट द्वारा सूचना दी गई कि एक बंदी द्वारा अपने सहबंदियों पर फायरिंग की जा रही है। इस सूचना पर तत्काल गाँव डीएम साहब और साथ में पूरी जनपद की पुलिस बल जो है वो यहाँ घटनास्थल पर आए। जब घटनास्थल पर पहुँचे तो उक्त बंदी द्वारा हाथ में पिस्टल लेकर फायरिंग की जा रही थी और मौका वारदात पर 2 बंदियों को उसके द्वारा गोली मार दी गई। इस पर हमारे द्वारा पुलिस द्वारा चारों तरफ से घेराबंदी की गई और उक्त अभियुक्त, जिसका नाम बाद में अंशु दीक्षित पता चला, उसको आत्मसमर्पण हेतु बताया गया। बार बार उसे सरेंडर के लिए कहे जाने के कारण उसके द्वारा आत्मसमर्पण नहीं किया गया, परंतु पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी। इस पर आत्मरक्षा पुलिस पार्टी द्वारा उक्त अभियुक्त पर फायरिंग की गई, जिससे उसको गोली लगी। हम लोग स्वयं घटनास्थल पर मौजूद है, फील्ड यूनिट यहाँ गई है। उक्त अभियुक्तों में से जो मरे हैं उसमें एक का नाम मुकीम काला, जो कि शामली का रहने वाला था, के रूप में चिन्हित हुआ। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जेल में एक नहीं बल्कि 3 मौतों का खेल खेल दिया गया। बता दें कि खूंखार अपराधी अंशु दीक्षित ने जहां मुकीम काला मेराज को गोलियों से छल्ली कर दिया, वहीं पुलिस की पहुंच में अन्य अपराधियों को बचाने के चक्कर में अंशु दीक्षित की भी मौत हो गई।
कोरोना संक्रमण के इस विकट संकट में हमारे मीडिया के मित्र, पत्रकार साथी दिन और रात अपने कर्तव्य का निर्वाह पूरे समर्पण और निष्ठा के साथ कर रहे हैं। हमने ये देखा कि जनता तक जानकारियां पहुंचाते पहुंचाते अपने पत्रकारिता के धर्म का निर्वाह करते करते कई हमारे पत्रकार साथी भी संक्रमित हुए और कुछ का दुखद स्वर्गवास भी हो गया। इस समय जरूरी है कि ऐसे सभी मित्रों का जो कोविड की बीमारी से संक्रमित होते हैं उनका इलाज ठीक ढंग से हो जाए। मध्य प्रदेश में अधिमान्य और गैर अधिमान्य पत्रकार साथियों के पहले से ही पत्रकार बीमा योजना के अंतर्गत इलाज की व्यवस्था है। पत्रकार कल्याण योजना में भी उनको सहायता दी जा रही है। शासकीय अस्पताल और अनुबंधित अस्पतालों में भी इलाज की सुविधा है। आज हम ये फैसला कर रहे हैं कि हमारे प्रदेश के प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल मीडिया के संपादकीय विभाग के सभी मीडिया कर्मी, अधिमान्य हो या गैर अधिमान्य हो, और उनके परिवार का यदि कोई भी सदस्य कोविड की बीमारी से पीड़ित होगा तो मध्य प्रदेश सरकार उनको उनके हाल पे नहीं छोड़ेगी। उनका पूरा इलाज करवाया जाएगा ताकि वो अपने कर्तव्य का निर्वाह भी कर सकें, और अगर कोविड से वो या परिवार का कोई सदस्य पीड़ित होता है तो उनका बेहतर इलाज किया जा सके। देश भर के कोरोना रोगियों की सांसों की सुरक्षा करने के लिए दिन रात दौड़ रही ऑक्सीजन एक्सप्रेस रेलवे ने ठाना है हर कोरोना रोगी तक ऑक्सीजन पहुंचाना है। ये देखिए, दुर्गापुर से लिक्विड ऑक्सीजन लोड करके चली ऑक्सीजन एक्सप्रेस कानपुर पहुंच चुकी है। दिन हो या रात 24 घंटे देश को ऑक्सीजन की सप्लाई जारी है। ये देखिए, उत्तर प्रदेश के बरेली स्टेशन पर आ पहुंची ऑक्सीजन एक्सप्रेस की खुशखबरी। अब बरेली के साथ साथ मुरादाबाद, शाहजहांपुर और हरदोई में भी ऑक्सीजन की सप्लाई हो सकेगी। कोरोना के खिलाफ देश की जंग को कमजोर नहीं पड़ने देंगे। इस मकसद के साथ ये देखिए, एक और ट्रेन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन लेकर टाटानगर से लखनऊ पहुंच चुकी है। उत्तर प्रदेश के कोरोना रोगियों को हिम्मत पंदाती बोकारो से चलकर लखनऊ आ पहुंची ऑक्सीजन एक्सप्रेस। कोरोना के खिलाफ जंग में अवध का आत्मविश्वास बढ़ाती टाटानगर से लिक्विड ऑक्सीजन लोड करके लखनऊ आ पहुंची रेलवे की एक और ऑक्सीजन एक्सप्रेस। भारत की जनता वैक्सीनेशन लेने के लिए तैयार है, मगर मोदी सरकार भारत की जनता को वैक्सीनेशन नहीं लगवाना चाहती है और मोदी सरकार पहले दिन से झूठ और झूठ बोल रही है। सिर्फ सस्ती शोहरत के लिए स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, ज़मीन पर इसका कोई एक्शन नहीं है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, नंबर 1 पॉइंट इसका ये है कि हमको सबसे पहले ये जो कोविन का रिक्वायरमेंट है उसको आप निकालिए। आप इस पेंडेमिक में आप क्यों कोविन का रिक्वायरमेंट कर रहे हैं? आप वॉक इन वैक्सीनेशन रखिए। नंबर 1 वो नहीं करना चाह रही मोदी सरकार। दूसरा ये है कि भारत में 300 मिलियन डोसेस पर मंथ लगाना
लगाना है। 300 मिलियन डोसेस भारत के लोगों को लगाना ज़रूरी है अगर उनकी जान को बचाने का है, जो ये सरकार नहीं कर रही है। तीसरा ये है कि आप क्यों नहीं कंपल्सरी लाइसेंसिंग, खुद भारत सरकार के पास मिनिमम 7 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है मोदी सरकार के सेंटर में जो वैक्सीनेशन को बना सकते हैं। आप कंपल्सरी लाइसेंसिंग नहीं कर रहे। चौथी बात यह है कि पहले आपने झूठ कहा कि एक वैक्सीन के डोज के बाद 4 हफ्ते का टाइम लगेगा, फिर आपने 6 हफ्ते कर दिया, अब 12 से 16 हफ्ते कह रहे हैं। कितना बेवकूफ़ बनाएंगे मोदी सरकार भारत की जनता को। क्या इसके पीछे साइंस है? नहीं है। इसके पीछे क्या है कि मोदी सरकार के पास भारत की जनता को सेकेंड डोज वैक्सीन देने का वैक्सीनेशन है ही नहीं। बताना चाहूंगी कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने पिछले साल 2020 में जब हम इस आपदा से जूझ रहे थे तब इस टेली काउंसलिंग की शुरुआत की, जिसका नाम संवेदना है। मैं आप सभी को इसका नंबर बताना चाहूंगी 1800-121-2830। और ये टेली काउंसलिंग इसलिए शुरू की गई ताकि वो बच्चे जो क्वारंटाइन है, वो बच्चे जिनके अभिभावक कोविड पॉजिटिव है या जिनके भाई बहन रिश्तेदार या नियर वन जिनके कोविड पॉजिटिव है, उनके तरह की काउंसलिंग की जरूरत है, साइकोसोशल सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि वो बच्चे अपनी एंजाइटी को, अपनी परेशानी को किसी और से शेयर नहीं कर सकते, वैसे में वो जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं। तो इसी के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने संवेदना नाम की टेली काउंसलिंग शुरू की, जिसमें हमारे साथ 40 से ज्यादा हमारे साथ एक्सपर्ट्स और काउंसलर्स जुड़े हुए हैं। ये सब वॉलंटियर्स हैं और इनकी ट्रेनिंग निमहांस के द्वारा कराई गई है। डॉक्टर ईशा अभी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर ईशा, डॉक्टर शेखर शशादवी जो कि जाने माने व्यक्ति हैं निमहांस से, उनके अंदर इनकी ट्रेनिंग की गई है और सभी क्वालिफाइड ट्रेन काउंसलर्स हैं हमारे साथ। और इसकी जानकारी आयोग ने जितने भी हमारे स्वास्थ्य विभाग हैं अलग अलग राज्यों के, उनको भी पहुंचाई ताकि ये सूचना, ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिल सके, लोग इसका फायदा उठा सकें, बच्चे कॉल कर सकें, अपनी एंजाइटी को दूर कर सकें और काउंसलिंग से जुड़ें। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि आप इस नंबर को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं, अवेयरनेस इसके बारे में दें ताकि लोगों तक ये नंबर पहुंचे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनोदय टाइम्स। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कल का बयान आपको याद होगा। योगी आदित्यनाथ जी ने कल क्या कहा था? योगी जी ने कहा था कि प्रदेश में जो कोरोना वैश्विक महामारी की जो समय की बड़ी समस्या है, इसको देखते हुए अब कोई भी जिला अस्पताल किसी भी प्रकार के मरीज को वापसी नहीं लौटाएगा। अगर जिला अस्पताल में बेड अवेलेबल नहीं है, यानी कि उस समय मौजूद नहीं है, तो उस समय किसी निजी अस्पताल यानी कि प्राइवेट अस्पताल में उस मरीज का इलाज कराया जाएगा। ये ACS गृह ने इस बात की सूचना दी थी, यानी प्रमाणित खबर है ये। तो क्यों ना हम और आप मिलकर एक मुहिम में हमारा साथ दें। जनोदय टाइम्स की एक मुहिम है हल्ला बोल। अगर प्रदेश भर में किसी भी प्रकार का कोई मरीज होता है जो कि अस्पताल में एडमिट नहीं है, तो हम सीधा मुख्यमंत्री जी से सवाल पूछेंगे। अगर उस जिले का जिला अधिकारी, उस जिले का मुख्य चिकित्सा अधिकारी सूचना नहीं दे रहा, हमारे बेड का इंतजाम नहीं करा रहा, तो योगी जी से पूछेंगे कि महाराज जी आप बताइए कि जो बेड की कमिटमेंट, यानी कि जो आपने खुद बयान दिया है प्रदेश को, प्रदेश की जनता को बयान दिया है कि बेड का इंतजाम करना ही होगा, वापसी नहीं लौटाना होगा, उसको कैसे पूर्ति की जाएगी। तो हम कुछ नंबर आपसे साझा कर रहे हैं। आप हमारी वेबसाइट पर जाइए www.janodaytimes.com। मैं एक बार बता देता हूँ www.janodaytimes.com। janodaytimes.com पर आप जाइए, देखिए नीचे नंबर हाईलाइटेड है, आप नीचे देखिए नंबर और वेबसाइट दोनों लिखी है। अगर आपको नंबर चाहिए हम आपको व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर जाके आप पूर्ण रूप से इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और लगाइए फ़ोन। प्रदेश में एक मुख्यमंत्री है और 2 उप मुख्यमंत्री है, इस बात का आप सभी लोग ध्यान रखिए।
अगर मुख्यमंत्री जी कहीं बिजी हैं, कहीं व्यस्त हैं टीम 11 के साथ या और भारत के प्रधानमंत्री जी के साथ, तो क्यों ना हम उप मुख्यमंत्री जो दो हमारे पास हैं, एक दिनेश शर्मा जी और एक केशव प्रसाद मौर्य जी, इन दोनों से बातचीत करें। तो आइए इस मुहिम में हमारा साथ दीजिए और प्रदेश सरकार से कहिए हल्ला बोल, अब हमें बेड चाहिए। जनोदय टाइम्स पर चक्रवाती तूफान की जानकारी। मौसम विभाग ने इस सप्ताह देश के पश्चिम तट की ओर से चक्रवाती तूफान आने की भविष्यवाणी की है। आपको बता दें कि दक्षिण पूर्व अरब सागर के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जिसके कारण अरब सागर से सटे लक्षद्वीप की ओर बढ़ने की आशंका है। यह तूफान धीरे धीरे तेज होता जाएगा, पर अगर ऐसा हुआ तो यह 2021 का पहला चक्रवाती तूफान होगा। आपको बता दें कि चक्रवाती तूफान का नाम म्यांमार की तरफ से टाउटे रखा गया है, जिसका मतलब होता है अत्यधिक आवाज करने वाली छिपकली। यह तूफान 16 मई में अरब सागर में जोर बना सकता है। वहीं भारतीय मौसम विभाग की माने तो 15-16 मई को लक्षद्वीप और द्वीप समूह के निचले इलाकों के लिए अलर्ट जारी करने का काम किया है। इसके अलावा केरल, गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में लोगों को आंधी तूफान के बारिश का सामना करना पड़ेगा। वही IMD मछुआरों या अन्य किसी को भी समुद्र में जाने के लिए अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की तरफ से जारी अलर्ट के मुताबिक लक्षद्वीप की मालदीव के इलाकों में 40 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। हालांकि कुछ न्यूमेरिकल मॉडल गुजरात और दक्षिण क्षेत्रों की ओर से भी होने की संभावना दर्शाते हैं, जबकि अन्य दक्षिण की ओर से इसके आने की संकेत है। आपको बता दें कि केरल राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने भी सेना, नौसेना, IS, तटीय रक्षक बल और NDRF के साथ तैयारियों की बैठक की है। और वहीं मछली पकड़ने की गतिविधियों को फिलहाल के लिए रोक दिया गया है और सभी को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि 14 मई के लिए केरल के 6 जिलों को, जिनमें से कोलम, पठान, मेथडा, आलमपुच्छा, कोट्टयम, अनारकोलम और इडुक्की के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 14 घंटे के भीतर 115.6 मिलीमीटर और 204.4 मिलीमीटर की बीच भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहीं KSDMA ने तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से भी सावधानी बरतने का आग्रह किया है और अधिकारियों को निर्देश दिया है कि कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करने वाले राहत शिविरों को खोलने के लिए कदम उठाए जाए। अगर रिपोर्ट की माने तो तूफान के कच्छ और दक्षिण पाकिस्तान की ओर बढ़ने की संभावना है। अगर ऐसा होता है तो तटीय गुजरात 17 और 18 मई को चक्रवाती तूफान की चपेट में आएगा। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने तटीय जिलों के अधिकारियों को चौकन्ना रहने के लिए कहा है और जरूर उपाय करने के निर्देश दिए हैं। पंजाब से बेहद शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें आपके सामने हम दिखा रहे हैं। एक मजबूर पिता अपने बेटे के शव को कंधे पे ले जा रहा है। कोरोना काल की मानिए ये सबसे दयनीय तस्वीर है। ये तस्वीर पंजाब के जलंधर की है। दुख में डूबा यह बाप, जिसको ना तो एम्बुलेंस मिली और ना ही किसी का साथ, अकेले अपने पुत्र की लाश को यह मजबूर लेके जा रहा। जनोदय टाइम्स पर आप जो ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये वाकई में दिल दहला देने वाली है। आप ज़रा सोचिए कितना कष्ट, कितना दुख और कितनी मजबूरी में यह व्यक्ति है। कई लोग ऐसी तस्वीरों को सिर्फ साझा कर देते हैं, लेकिन हम पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह तक यह तस्वीरें ज़रूर पहुंचाएंगे। पंजाब सरकार से यह अपील करेंगे कि पंजाब सरकार तत्काल प्रभाव से ऐसी घटनाओं पर रोक लगाए। पंजाब सरकार इस परिवार को ही नहीं बल्कि ऐसे अन्य परिवारों को
जो भी मदद हो सकती है वह ज़रूर करें। कम से कम दुख के समय में आप लोग साथ ज़रूर रहिए। हम हैरान हैं उस शख्स पर जिसने यह वीडियो साझा की। बराबर से इतनी गाड़ियां निकल रही हैं, आप देख रहे हैं रिक्शाएं निकल रही हैं, लेकिन ज़रा सा भी लोगों में ज़री सी भी इंसानियत जीवित नहीं थी। कोई रुका नहीं, किसी ने देखा नहीं। यह इंसान बराबर से जो निकल रहे हैं उनको इंसान कहें या जानवर, आप खुद बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, जनोदय टाइम्स, जलंधर, पंजाब। संक्रमण के नए मामले में आई गिरावट, रिकवरी रेट बढ़ा। ताजा आंकड़ों के बाद देश में कोरोना के अब तक के कुल 2,46,84,077 मामले सामने आए हैं, जबकि इनमें से 2,07,95,335 लोग कोरोना संक्रमण से ठीक भी हो चुके हैं। भारत पहुंची स्पुतनिक वैक्सीन की दूसरी खेप। रूसी राजदूत बोले, कोरोना के लिए नए वेरिएंट के खिलाफ भी प्रभावी। अगले हफ्ते से भारत में वैक्सीन मार्केट में होगी उपलब्ध। मौसम विभाग के मुताबिक महाराष्ट्र, केरल और गुजरात के तटों पर 3 दिनों तक की इस चक्रवाती तूफान का असर देखने को मिल सकता है। विभाग के अनुसार तूफान के दौरान 150 से 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने मध्य प्रदेश सहित 4 राज्यों संग विशेष बैठक की। प्रदेशों में कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम व वैक्सीन के लिए की जा रही है प्रयासों पर चर्चा। कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता व राज्यसभा सदस्य राजीव सातव का रविवार सुबह पुणे स्थित जहांगीर अस्पताल में निधन हो गया। पिछले 23 दिनों से राजीव सातव इसी अस्पताल में वेंटिलेटर पर थे और उनका उपचार जारी था, लेकिन अब 46 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। राजधानी लखनऊ के मलिहाबाद सर्किल में भीषण सड़क हादसा हो गया। सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई। मृतक की लाश को रखकर परिवारजनों ने, ग्रामीणों ने सड़कों में किया जाम। मलिहाबाद व बीटेक सर्किल के पुलिस मौके पर मौजूद। लखनऊ के अनुपम नगर गोमती झील पुष्पा कब्रिस्तान के पास ट्रांसफार्मर में लगी आग। आग लगने से आसपास में मचा भड़कम। यूपी में 24 मई तक की बढ़ाया गया लॉकडाउन। रेहड़ी पटरी खोखा खोमचा लगाने वाले मजदूरों के लिए 1,000 रुपए का भत्ता देगी सरकार। इसके अलावा अत्योधिक एवं पात्र गृहिणी श्रेणी के राशन कार्ड आधार पर 3 माह के लिए प्रति यूनिट 3 किलो गेहूं चावल निःशुल्क उपलब्ध कराएगी सरकार। इस वर्ष साल का पहला चंद्र ग्रहण 26 मई को लगने वाला है। यह अमेरिका, उत्तरी यूरोप, पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया और प्रशांत महासागर के कुछ क्षेत्रों में पूर्ण रूप से दिखाई देगा, लेकिन यह भारत में उपछाया की तरह दिखाई देगा। अशोकनगर के मुक्तिधाम में तो गजब हो गया। चिता सज चुकी थी। शव के अंतिम संस्कार की पूरी तैयारियां हो चुकी थी, लेकिन मृतक के घर वालों ने जैसे ही शव को चिता पर लेटाया, मानो कोई चमत्कार हो गया हो। शव के मुंह से ओम ओम की आवाज आ रही थी और वो उठ बैठा। जब उनको वो पन्नी में से खोल के उनकी बॉडी अर्थी पे जमाई तो उनकी हलचल हुई शरीर में। अच्छा। रखने वाले चिल्लाने, हम लोग दूर बैठे थे, ये जिंदा है। तो सारे लोग उठ के आए, 25-30 लोग, और सभी ने देखा तो वास्तव में जिंदा थे। अच्छा। और उनको जब कंडे हटा के वहाँ अलग निकाला अर्थी पे से, तो उनको बैठा रह गया, तो बैठ गए थे। हाँ, फिर एम्बुलेंस को सूचना दी। अच्छा, ज्यादा बता दे कि मतलब कुछ बोले थे क्या? बोली भी? भाई आवाज आई थी, बोले हुए की 2-3 बार बोले हैं। जो दबाया हम लोगों ने, पैर वगैरह मले लोगों ने, तो वास्तव में जिंदा थे, सभी लोगों ने देखा। आवाज निकली है, 3-4 बार आवाज निकली है, जब जाकर समझ में आया। ऐसा देख मृतक के परिवारीजन भौचक्का हो गए और तुरंत जिला अस्पताल में इस बात की खबर दी। जिला अस्पताल से एम्बुलेंस भेजी गई, लेकिन एम्बुलेंस में
बैठे डॉक्टर ने उस मृतक को एक बार फिर से मृत घोषित कर दिया। हालांकि मृतक के घर वाले नहीं माने और तत्काल जिला अस्पताल लेकर गए, लेकिन डॉक्टरों ने भी उसे मृत घोषित कर दिया। तो पेशेंट हमारे यहाँ बहुत दिनों से भर्ती था और उसका बाकायदा इलाज चल रहा था, लेकिन जब अभी आज डॉक्टरों ने उसको देखा तो उसको मृत सर्टिफाई किया पेशेंट को और उसको परिजनों को घर ले आने के लिए कहा। जब शमशान में उसको ले गए और हम पे इस तरह की सूचना आई कि वो जिंदा है, तो हमने पुनः डॉक्टर को शमशान भेजा और वहाँ हमारे डॉक्टर ने दोबारा से उसको देखा और उसको मृत घोषित किया कि वो मृत ही है। वो दोबारा से यहाँ लेकर के अस्पताल में फिर आए, उनको विश्वास नहीं हुआ, तो हमने ECG मशीन से जांच की तो उसमें भी वो मृत घोषित पाया गया। देश भर के कोरोना रोगियों की सांसों की सुरक्षा करने के लिए दिन रात दौड़ रही ऑक्सीजन एक्सप्रेस रेलवे ने ठाना है हर कोरोना रोगी तक ऑक्सीजन पहुंचाना है। ये देखिए, दुर्गापुर से लिक्विड ऑक्सीजन लोड करके चली ऑक्सीजन एक्सप्रेस कानपुर पहुंच चुकी है। दिन हो या रात 24 घंटे देश को ऑक्सीजन की सप्लाई जारी है। ये देखिए, उत्तर प्रदेश के बरेली स्टेशन पर आ पहुंची ऑक्सीजन एक्सप्रेस की खुशखबरी। अब बरेली के साथ साथ मुरादाबाद, शाहजहांपुर और हरदोई में भी ऑक्सीजन की सप्लाई हो सकेगी। कोरोना के खिलाफ देश की जंग को कमजोर नहीं पड़ने देंगे। इस मकसद के साथ ये देखिए, एक और ट्रेन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन लेकर टाटानगर से लखनऊ पहुंच चुकी है। उत्तर प्रदेश के कोरोना रोगियों को हिम्मत पंदाती बोकारो से चलकर लखनऊ आ पहुंची ऑक्सीजन एक्सप्रेस। कोरोना के खिलाफ जंग में अवध का आत्मविश्वास बढ़ाती टाटानगर से लिक्विड ऑक्सीजन लोड करके लखनऊ आ पहुंची रेलवे की एक और ऑक्सीजन एक्सप्रेस। संक्रमण के नए मामले में आई गिरावट, रिकवरी रेट बढ़ा। ताजा आंकड़ों के बाद देश में कोरोना के अब तक के कुल 2,46,84,077 मामले सामने आए हैं, जबकि इनमें से 2,07,95,335 लोग कोरोना संक्रमण से ठीक भी हो चुके हैं। भारत पहुंची स्पुतनिक वैक्सीन की दूसरी खेप। रूसी राजदूत बोले, कोरोना के लिए नए वेरिएंट के खिलाफ भी प्रभावी। अगले हफ्ते से भारत में वैक्सीन मार्केट में होगी उपलब्ध। मौसम विभाग के मुताबिक महाराष्ट्र, केरल और गुजरात के तटों पर 3 दिनों तक की इस चक्रवाती तूफान का असर देखने को मिल सकता है। विभाग के अनुसार तूफान के दौरान 150 से 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने मध्य प्रदेश सहित 4 राज्यों संग विशेष बैठक की। प्रदेशों में कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम व वैक्सीन के लिए की जा रही है प्रयासों पर चर्चा। कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता व राज्यसभा सदस्य राजीव सातव का रविवार सुबह पुणे स्थित जहांगीर अस्पताल में निधन हो गया। पिछले 23 दिनों से राजीव सातव इसी अस्पताल में वेंटिलेटर पर थे और उनका उपचार जारी था, लेकिन अब 40 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। राजधानी लखनऊ के मलिहाबाद सर्किल में भीषण सड़क हादसा हो गया। सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई। मृतक की लाश को रखकर परिवारजनों ने, ग्रामीणों ने सड़कों में किया जाम। मलिहाबाद व बीटेक सर्किल के पुलिस मौके पर मौजूद। लखनऊ के अनुपम नगर गोमती झील पुष्पा कब्रिस्तान के पास ट्रांसफार्मर में लगी आग। आग लगने से आसपास में मचा भड़कम। यूपी में 24 मई तक की बढ़ाया गया लॉकडाउन। रेडी पटरी, खोखा, खोमचा लगाने वाले मजदूरों के लिए 1,000 रुपए का भत्ता देगी सरकार।
इसके अलावा औद्योगिक एवं पात्र गृहिणी श्रेणी के राशन कार्ड आधार पर 3 माह के लिए प्रति यूनिट 3 किलो गेहूं चावल निःशुल्क उपलब्ध कराएगी सरकार। इस वर्ष साल का पहला चंद्र ग्रहण 26 मई को लगने वाला है। यह अमेरिका, उत्तरी यूरोप, पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया और प्रशांत महासागर के कुछ क्षेत्रों में पूर्ण रूप से दिखाई देगा, लेकिन यह भारत में उपछाया की तरह दिखाई देगा। पंजाब से बेहद शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें आपके सामने हम दिखा रहे हैं। एक मजबूर पिता अपने बेटे के शव को कंधे पे ले जा रहा है। कोरोना काल की मानिए ये सबसे दयनीय तस्वीर है। ये तस्वीर पंजाब के जलंधर की है। दुख में डूबा यह बाप, जिसको ना तो एम्बुलेंस मिली और ना ही किसी का साथ, अकेले अपने पुत्र की लाश को यह मजबूर लेके जा रहा। जनोदय टाइम्स पर आप जो ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये वाकई में दिल दहला देने वाली हैं। आप ज़रा सोचिए कितना कष्ट, कितना दुख और कितनी मजबूरी में यह व्यक्ति है। कई लोग ऐसी तस्वीरों को सिर्फ साझा कर देते हैं, लेकिन हम पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह तक यह तस्वीरें ज़रूर पहुंचाएंगे। पंजाब सरकार से यह अपील करेंगे कि पंजाब सरकार तत्काल प्रभाव से ऐसी घटनाओं पर रोक लगाए। पंजाब सरकार इस परिवार को ही नहीं बल्कि ऐसे अन्य परिवारों को जो भी मदद हो सकती है वह ज़रूर करे। कम से कम दुख के समय में आप लोग साथ ज़रूर आइए। हम हैरान हैं उस शख्स पर जिसने यह वीडियो साझा किया। बराबर से इतनी गाड़ियां निकल रही हैं, आप देख रहे हैं रिक्शाएं निकल रही हैं, लेकिन ज़रा सा भी लोगों में ज़री सी भी इंसानियत जीवित नहीं थी। कोई रुका नहीं, किसी ने देखा नहीं। ये इंसान बराबर से जो निकल रहे हैं उनको इंसान कहें या जानवर, आप खुद बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, जनोदय टाइम्स, जलंधर, पंजाब। मध्य प्रदेश में एक बार फिर जनोदय टाइम्स की खबर का बड़ा असर। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने दिया बयान, सभी शिक्षकों को अब कोरोना योद्धा मानते हुए सभी को सम्मान दिया जाएगा। आपको बता दें कि कुछ दिन पूर्व प्रदेश शिक्षकों के समूह ने जनोदय टाइम्स को इस संदर्भ में सूचित किया था, जिसके बाद खबर को प्राथमिकता से चलाया गया था। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री को इसकी खबर पहुंची तो उन्होंने स्वीकार करते हुए यह बयान दिया। आप भी सुनिए। आज कैबिनेट ने, मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि करुणा योद्धाओं या करुणा कार्य में जो भी हमारे शासकीय अधिकारी कर्मचारी लगे हुए, उनको एक जैसा ही, जो भी लगे हुए एक जैसा ही ट्रीट किया जाएगा। उन्हें कोई भी मृत्यु हो दुखद होती है, पर एक पॉलिसी बन रही है। अलग अलग विभागों की अलग अलग पॉलिसी नहीं रहेगी, सबकी की एक पॉलिसी रहेगी। शिक्षक संघ ने भी जनोदय टाइम्स का धन्यवाद किया और कहा, जनोदय टाइम्स का हृदय से आभार। आपके सहयोग से खबर का असर हुआ है और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कोरोना योद्धा का दर्जा दिया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।